I can't! मूवी शुरू होती है वर्जीनिया से, जहाँ पर पुलिस वाले एक घर में आए हुए थे जो कि क्राइम सीन था। पुलिस वालों को वहाँ पर एक आदमी मरे हुए मिले थे। बुर्के नाम का एक पुलिस ऑफिसर बेसमेंट में जाता है, जहाँ पर उसे एक औरत की डेड बॉडी मिलती है। उस औरत का कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं था, वो ना ही उसकी बॉडी पर किसी भी घाव के निशान थे। उस घर के अंदर बाहर जाने वाले किसी का भी सबूत नहीं मिल रहा था। उस औरत के पास से कोई भी आइडेंटिफिकेशन जैसे कि पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड कुछ नहीं मिलता है, इसलिए वे उसे जयंतु नाम दे देते हैं। अब उस टाउन के सरकारी ऑटोप्सी ऑफिस में टॉमी और उसके बेटे ऑस्टिन को दिखाया जाता है, जो कि एक डेड बॉडी पर पोस्टमार्टम यानी ऑटोप्सी कर रहे थे। ऑस्टिन इस काम में नया था, तो उसके पिता टॉमी उसे सिखा भी रहे थे और सीखते सीखते क्वेश्चन भी पूछ रहे थे। ऑस्टिन कुछ सवालों का जवाब गलत देता है तो टॉमी उसे सही करता है। टॉमी फिर अपने बेटे से उसके रात के प्लान के बारे में पूछता है और ऑस्टिन रात को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाने वाला था। टॉमी उसे उस रूम को साफ करके जाने को कहता है, तो फिर पोस्टमार्टम की हुई डेड बॉडीज़ को उस मार्ग में रखता है और सब कुछ साफ करके वो जाने वाला होता है। तभी उसके फादर की कैट स्टैनली एक मरा हुआ चूहा उठाकर ले आती है और तभी वहाँ पर एमा उसे डरा देती है। एमा फिर उस दिन से जिद करती है कि उसे डेड बॉडीज़ देखनी है। ऑस्टिन उसे मना करता है क्योंकि उसके फादर को इन सब से छेड़खानी करना पसंद नहीं था। एमा फिर भी नहीं मानती है। उस दिन से ऑटोप्सी रूम में ले जाकर वहाँ पर उसे कोई भी बॉक्स चुनने को कहता है और वो उसी बॉक्स को डेड बॉडी निकाल कर उसे दिखा देगा। एमा एक डेड बॉडी चुनती है। वो डेड बॉडी के पैर पे बॉल बंधी होती है। एमा फिर इस बॉल के बारे में टॉमी से पूछती है, तो टॉमी के मुताबिक पुराने ज़माने में पूर्व डेड बॉडी के पैरों पर बॉल बांध देते थे ताकि उन्हें ये पता हो कि ये डेड बॉडी है और वो आदमी मर गया है। उसी टाइम से आज तक ये प्रथा चली आ रही थी। एमा फिर कुछ और क्वेश्चन करती है और टॉमी उन सबके अच्छे से जवाब देता है। उसके बाद में एमा और ऑस्टिन अपने डेट के लिए जाने वाले थे, तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला जैनडॉ का पोस्टमार्टम करवाने के लिए आता है। एम को ऑस्टिन 11 बजे मिलने को कहता है क्योंकि वो अपने डेट को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। एमा को इस बात से थोड़ा बुरा लगता है और वहाँ से चली जाती है। उन पुलिस वालों को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सुबह तक चाहिए थी, तो उन लोगों को काम पर लगा देता है। ऑस्टिन एक कैमरा ऑन करता है और टॉमी ऑटोप्सी के लिए एक एक बात ऑस्टिन को सिखाने लगता है। टॉमी जॉन डो की आंखें खोलकर देखता है तो उसकी आंखें ग्रे कलर की हो चुकी थी। ऐसा तभी होता है जब डेड बॉडी कई दिन से मरी हुई हो। जैन के हाथ पर कलाई टूटी थी, पर उसकी स्किन के ऊपर कोई भी निशान नहीं थे जिससे कि हड्डी टूटी हो या ऐसा कुछ पता चले। दोनों काफ़ी कंफ्यूज थे क्योंकि बॉडी पर कहीं भी कोई निशान नहीं थे, लेकिन उस बॉडी के नाखून में काली मिट्टी भरी हुई थी और ऐसी काली मिट्टी सिर्फ नॉर्थ साइड में ही मिलती है। जैनडॉ का मुंह खोला जाता है तब उसकी जीभ को काट लिया था। टोनी और ऑस्टिन को ये लगता है कि शायद ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम होगा। जॉन डो के सारे दांत भी मिसिंग थे। उन्हें एक धागा उसके मुंह के अंदर से मिलता है और उसके प्राइवेट पार्ट में भी काफ़ी सारे कट लगे हुए थे, जिसके बाद में दोनों उसके हार्ट और लंग्स का इंटरनल एग्जामिनेशन करने वाले थे और तभी वहाँ अचानक से रेडियो में गाना बजता है, ओपन अप योर हार्ट, जो कि बहुत अजीब था, लेकिन दोनों इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। फिर वो जैनडो की स्किन को काट कर अंदर के पार्ट्स को देखने लगते हैं, पर अंदर का पार्ट देखकर ऐसा लगता है कि वो उसे पहले से ही बहुत मारा गया है। ऑस्टिन ब्रिज के पास जाता है और जहाँ पर उसे डेड बॉडी के ऑर्गन बिखरे हुए मिलते हैं। ऑस्टिन सब कुछ ठीक करने लगता है तो टॉमी को दिखता है उसकी बॉडी के लंग्स पूरी तरह से काले पड़ गए थे, जैसे कि उसे 3rd डिग्री दिया गया हो। सीधी भाषा में कहूँ तो किसी ने चलाया हो। जिन कार्ड का अंदर का भाग भी कटा हुआ था। वो टॉमी के मुताबिक मरने से पहले जितना दर्द सहा होगा, फिर अचानक कुछ आवाज़ आती है और ऑस्ट्रेलिया रूम से बाहर देखने को कहता है। उसे ऐसा लगता है कॉरिडोर में कोई खड़ा हुआ है और वो देखने के लिए आगे बढ़ता है। इधर दूसरी तरफ बॉडी को एग्जामिन करते समय टॉमी का हाथ कट जाता है और उसका खून जिनकी बॉडी पर लग गया था। इस तरफ ऑस्टिन के टूल के ऊपर चढ़कर वहाँ देख रहा था और फिर कुछ मिलता है जो देखने से पुल गिर जाता है, जिसकी आवाज़ सुनकर टॉमी भी वहाँ आ जाता है और तभी वो देखते हैं कि उसकी कैट स्टैनली बुरी तरह से मर गई है।
टॉमी को अपने कैट की ऐसी हालत देखकर बुरा लगता है, लेकिन फिर भी दोनों जिन की बॉडी का बाकी का पोस्टमार्टम करने में लग जाते हैं। जिनके पेट के अंदर से वो उनको फूल मिलता है और टॉमी उस फूल के बारे में किताबों में ढूंढ रहा था। इस फूल का नाम था जिनसन वीरता, जिससे कि पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है और यह फूल उस देश के नॉर्थ की तरफ पाया जाता है। दोनों इस बात से हैरान थे, उनकी बॉडी इतनी दूर टाउन में कैसे आ गई। फिर उनके फादर से बाकी ऑटोप्सी सुबह करने को कहता है, लेकिन टॉम पूरी ऑटोप्सी अभी करना चाहता था। कुछ देर में टॉम को जिन की बॉडी में से कपड़े का लिपटा हुआ पार्ट मिला, जो कि मिसिंग बात थी, और उस कपड़े पे रोमन लेटर में कुछ और सिंबल बने हुए थे, जैसे कपड़ों के जिनके पेट के एसिड से बिगड़ जाता चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। इस बात से ऑस्टिन और टॉमी दोनों हैरान थे। टॉम इस नतीजे पर पहुंचता है कि जेन के हिंसक रिवाइज किया गया होगा और उत्तरी रेडियो के पे बार अजीब तरह से गाने बज रहे थे। ऑस्टिन को इस बात से अजीब लगता है और अपने फादर को घर चलने को कहता है। टॉमी को जिन की ऑटोप्सी पूरी करनी थी, उसके बाद ही टॉमी घर पे जाने की बात करता है और उसको जिन के चमड़े के अंदर कुछ ही सिंगल रूम के लेटर दिखाई देते हैं, जो कि उस कपड़े पर लिखे हुए थे, जिसे देखकर दोनों बहुत ज़्यादा हैरान थे, क्योंकि कोई केस है, किसी की स्किन के अंदर लिखा हुआ है। तभी रूम की सारी लाइटें ब्लास्ट हो जाती हैं और अंधेरा हो जाता है। ऑस्टिन जब टार्च जलाकर देखता है, उस दिन को लेकर वहाँ से काफ़ी निकलने की कोशिश करते हैं। वहाँ का एलिवेटर भी काम नहीं करता, बाकी के एग्जिट डोर भी खुल नहीं रहे थे, फ़ोन का नेटवर्क नहीं आ रहा था, मदद के लिए किसी को बुला भी नहीं सकते थे। दोनों फिर से ऑटोप्सी रूम में जाकर वहाँ के लैंडलाइन को यूज़ करके मदद करने की सोचते हैं और दोनों कॉरिडोर में एक अजीब चीज़ दिखाई देती है। वो दोनों टॉप के रूम में जाकर दौड़कर जाते हैं, डोर को बंद कर लेते हैं और टॉमी पुलिस को फ़ोन करता है और पुलिस ऑफिसर बुरके उनकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा होता है। दोनों को बहुत ही डर लग रहा था और तभी उनको दिखाई देता है कि एक डेड बॉडी उनके रूम को दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो दोनों एक अलमारी को डोर पर रखकर उसे ऐसा करने से रोक देते हैं। उसके बाद टॉमी खुद को साफ करने के लिए बाथरूम में जाता है। तभी ऑस्टिन कहता है कि उसको यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए और तभी टॉमी को एक इंडियन बाथरूम के अंदर खींचकर उसके पूरे शरीर पर जख्म दे देती है। ऑस्टिन बाहर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, किसी तरह टॉमी को निकाल लेता है। दोनों को यकीन हो गया कि ये जन की बॉडी कर रही है। फिर पूरी बात का पता लगाने के लिए ऑटोप्सी रूम में जाते हैं, तो वहाँ जाकर वो देखते हैं कि कुछ भी जन के इंटरनल बॉडी पार्ट हैं उन्होंने निकाले थे, उन बॉडी पार्ट में भी अब संलग्न आंचल हो गई है। फिर जिनकी बॉडी को जलाने के लिए एक क्रीमेटोरियम रूम में ले जाने की सोचते हैं, लेकिन क्रीमेटोरियम रूम का डोर लॉक हो जाता है। ऑस्टिन गुस्से में कुल्हाड़ी लेकर वहां मारता है, पर वो देखते हैं कि एक डेड बॉडी बाहर आकर उनके ओर देख रही है। ऑस्टिन जिनकी बॉडी पर केरोसिन डालता है और टॉमी आग लगा देता है, पर आग पूरे रूम में फैल जाती है और ऑस्टिन जल्द से ही आग बुझा देता है। दोनों देखते हैं कि जिनकी बॉडी पर जरा से भी आग नहीं लगी, वो जरा सा भी नहीं जला। फिर अचानक दोनों लोग एलिवेटर चलने की हो जाती है। फिर दोनों उस तरफ चले जाते हैं और दोनों एलिवेटर के अंदर घुसते ही डोर बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बंद नहीं हो रहा था। तभी उनको कुछ नज़र आता है, तो ऑस्टिन अपनी कुल्हाड़ी से मार देता है और तभी किसी के दर्द में चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब वो देखते हैं तो कोई और नहीं बल्कि ऑस्टिन की गर्लफ्रेंड एमा थी, जो कि उस दिन डेट पर जाने के लिए आई हुई थी। गलती से ऑस्टिन ने उसे ही मार डाला था। एमा की मौत पर ऑस्टिन को बहुत ज़्यादा दुख था। वो टॉमी उसे अंदर ले जाता है, क्योंकि काफ़ी दुखी था वो, लेकिन आधे रास्ते में ही इंटरफेस रुक जाता है। टॉमी ऑस्टिन को संभालता है और बताता है कि उसकी माँ की मौत के समय भी वो भी ऐसे ही रोया था, लेकिन ऐसे समय में खुद को संभालना होगा। और ऑस्टिन को ये समझ नहीं आ रहा था, उसके मुताबिक जैन ने ही उसको मारा है और वो अभी तक मरा क्यों नहीं। टॉमी के मुताबिक वो जानना चाहता है कि लोग उसकी सच्चाई का पता करें, इसलिए उन्हें वो फिर से ऑटोप्सी रूम में ले जाना चाहता है। और फिर से ऑटोप्सी रूम में जाते हैं और कॉरिडोर में उन्हें क्रीमेटोरियम से धुआं आता हुआ दिखाई देता है। तभी कुछ अनजान शक्ति है जो उसके ऊपर हमला करती है। किसी तरह से मम्मी ऑटोप्सी रूम में आता है और फिर दोनों जैन के ब्रेन सेल्स को एग्जामिन करते हैं और उसका ब्रेन अभी भी एक्टिव था, जिसे देखकर दोनों इस बात से हैरान हो जाते हैं कि किसी के मरने के बाद भी उसका दिमाग कैसे चल सकता है। ये दोनों फिर से उस कपड़े के टुकड़े के रूप के लेटर्स को पढ़ने लगते हैं। उन्हें पता लगता है कि 1693 का समय पर सलेम का ट्रायल हुआ था, जहाँ पे किसी निर्दोष लड़की को भी विच यानी चुड़ैल बताकर सज़ा दे दी जाती है। अब वो निर्दोष लड़की अपना बदला लेना चाहती है। उन्होंने जितना दर्द सहा है वो जिंदा इंसान को भी वैसा ही दर्द देना चाहती हैं।
और वो अपना बदला कभी नहीं रोकेगी। अब टॉमी जिनके पास आकर कहता है वो उसे सज़ा दे दे और उसके बेटे को जाने दे, और ऐसा कहते ही उसके तुरंत बाद टॉम की कलाई और हाथ टूटने लगते हैं। वो तड़पते हुए चिल्लाने लगता है। जैसे जैसे टॉमी को दर्द मिल रहा था और उसकी हड्डियां टूट रही थी, वैसे वैसे जिन की बॉडी के घाव ठीक हो रहे थे। अब टॉमी अपने बेटे ऑस्टिन को उसकी जीभ काटने को कहता है ताकि रिचुअल ख़त्म हो जाए और जिन को उसको छोड़ दे, और फिर अपने फादर को एक इंजेक्शन लगा देता है ताकि उन्हें दर्द ना हो। और तभी ऑस्टिन को ऊपर से फ्लोर से आवाज़ आती है, देखने लगता है, लेकिन वो बस हेडसेट का कर रहा था। अचानक ऑस्टिन को अपने फादर की आत्मा दिखाई देती है, जिसे देखकर वो डर जाता है, उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो फ्लोर से नीचे गिर के मर जाता है। अब अगले दिन पुलिस वाले वहां आकर देखते हैं तो उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। ये बिल्कुल वैसा ही केस था जैसा कि मूवी की शुरुआत में जैसा सीन दिखाया गया था। वहां पर भी टॉमी, ऑस्टिन और उसकी गर्लफ्रेंड की मौत के कोई भी सुराग नहीं मिल रहे थे। पुलिस वाले जिनकी बॉडी को देखकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। तभी पुलिस अफसर बुर्के जिनकी बॉडी को वर्जीनिया कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी भेजने को कह देता है, जहां पर भी लोग इस बॉडी को एग्जामिन कर पाएँ, और कार में बॉडी को डालकर वहां से ले जाया जाता है। और कार के रेडियो में फिर से वो गाना बजने लगता है, ओपन अप योर हार्ट। तभी अचानक से जेन को अंगूठा हिलने लगता है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।